चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास पे। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को होली की बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली होली जो है आप लोगों के जीवन में उत्साह, ठीक है, और समृद्धि, सफलता, ये सब चीज़ें लेके आए और आप जिस लक्ष्य की और बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य आपको जरूर मिले। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 दिन हमारी इकोनॉमी होगी। आज हमारा दिन है उत्तराखंड का। हालांकि देखिएगा, मैंने देहरादून का कुछ फेस पढ़ा रखा था लास्ट टाइम पे, लेकिन वो उतना अवेयर वाला था, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं थी। तो हमारी जिला सीरीज चल रही है, तो रुद्रपुर के कुछ पर्सनैलिटी और उत्तरकाशी के बच रखे हैं। उत्तरकाशी कंप्लीट कर दी है, रुद्रपुर और हरिद्वार की उसमें बहुत कम है, इसलिए मैं वो सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में दोनों के कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। तो आज जिला सीरीज जो है लिखेगा देहरादून जिला सीरीज पार्ट फर्स्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है देहरादून, जिला सीरीज का पार्ट फर्स्ट आएगा, ठीक है। देहरादून आपका काफी पार्टों में आ सकता है, क्योंकि देखिएगा ओवरऑल जितने भी हमारे जिले हैं उत्तराखंड में, ये एक ऐसा जिला है जहां से सबसे ज्यादा संभावना रहती है क्वेश्चन पूछे जाने की। उत्तराखंड के जितने भी इंस्टीट्यूट है और जो भी आपके मेन जैसे IMA हो गया है ना, और आपका FRI हो गया, आपका लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी हो गई, जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में है। और खासकर जितने भी आजकल नई संस्थाएं बन रही हैं वो सब आपका देहरादून में बन रही है ना। तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो देहरादून में है, तो इसके नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने आयोग हमारे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय बाल आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, निर्वाचन आयोग हो, चाहे UKSSC हो, मतलब मोस्टली ऑफ देहरादून राजधानी में सचिवालय हो, है ना, चाहे अस्थायी राजधानी है लेकिन पूरी एक प्रकार से, तो ओवरऑल ये जिला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन चीजों को पढ़ने से पहले हम इस जिले का इतिहास जरूर देखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड देखिएगा आपको अगर आपको तोड़ सकता है तो सिर्फ एक तरीके से तोड़ सकता है, हिस्ट्री फैक्ट से। उत्तराखंड जो तोड़ सकता है, समझ में आया ना, हिस्ट्री फैक्ट से आपको तोड़ सकता है। इसीलिए आज के टाइम पे आपका हिस्ट्री वाले जो फैक्ट है वो भी काफी मजबूत जॉनर पे होने चाहिए, समझ में आया ना। सबसे पहले देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम इसकी खाल निकालते हैं कि इसको देहरादून क्यों कहा जाता है, समझ में आया ना। और मैं आपको बताऊंगा, यही आप लिख सकते हैं, इसके देहरादून कहे जाने के पीछे 3 तथ्य है, ठीक है, 3 फैक्ट, 3 तथ्य है, 3 तथ्य इसके देहरादून कहे जाने के पीछे 3 तथ्य। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं। पहला तथ्य तो देखिएगा, बताया जाता है कि द्वापर युग में, ठीक है, जो द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है, उन्होंने यहां पे जब तक किया था और अपने जो स्टूडेंट थे या जो शिष्य थे उनको धनुर्विद्या सिखाई थी, तो इस कारण इस नगरी को दून नगरी कहा जाता था, दून नगरी कहा जाता था। दूसरा जो तथ्य है बच्चों, इसको दून नगरी बताया जाता कि इसका आकार जो है दौन, समझ में, दौन या द्रोण आकार का है। याद रखिएगा, इसकी आकृति जो है वो दौन या द्रोण आकृति का है, आकार का है, इसलिए इसे जो है देहरादून बोला जाता है, ठीक है। इसी कारण वर्तमान में ये जो शब्द है ये, ठीक है, डेवलप फॉर्म में देहरादून हो गया, दौन से द्रोण बना, द्रोण से देहरादून बना। तो द्वापर युग में द्रोणाचार्य ने यहाँ पे जो है जब तप किया था, इस कारण भी इसे देहरादून बोला जाता है। आ रहा समझ में, है ना। तीसरा फैक्ट जो है काफी इंपोर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। देखिएगा तीसरा फैक्ट क्या है बच्चों, तीसरा फैक्ट जो है काफी इंपोर्टेंट है। तीसरा फैक्ट सिक्कों के गुरु से जुड़ा है, हर राय से, ठीक है। सिक्कों के गुरु 10 गुरु रहे हैं ना, सिक्कों के गुरु हर राय से जुड़ा है। हर राय के पुत्र थे राम राय। अब देखिएगा कहानी क्या हुई। और इनके टाइम पे जो मुगल एम्पायर या जो मुगल साम्राज्य था वो था औरंगजेब के हाथों, औरंगजेब के हाथ में।
लिख लीजिएगा पूरा, मैं एक बार पानी पी लेता हूं, है ना। तो हर राय और राम राय, हर राय गुरु थे मेन और इनके बेटे थे राम राय, समझिएगा पूरा, ठीक है। राम राय इनके बेटे थे। अब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि औरंगजेब जो था तथाकथित सुन्नी था। इसने क्या किया, अपने शासनकाल में जितने भी हिंदू मंदिर थे, जो भी अन्य चीजें थी, उन सबको तुड़वाया और ये भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। ये कट्टर सुन्नी था। इसके चलते इनने सिखों के जो ग्रंथ था, जो अर्जुन देव ने लिखा था आदि ग्रंथ, समझिएगा पूरी कहानी, जो अर्जुन देव ने लिखा हुआ था आदि ग्रंथ, तो बताया जाता है कि उस आदि ग्रंथ में इन मुगलों के लिए कुछ ऐसे शब्द का यूज हुआ था जिससे औरंगजेब अनकंफर्टेबल हो गया। आई बात समझ में? क्योंकि आपने देखा होगा कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने जो है मरवाया था और ये सिलसिला चलता रहा। तो वही अर्जुन देव ने क्या किया था, सिखों का जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसको लिखा था और औरंगजेब को लगा कि एक शब्द का यूज हो रखा है, तो इसको वो नेगेटिव शब्द लगा और लगा कि इससे मुगलों की जो है तौहीन हो रही है। तो तत्कालीन समय में हर राय गुरु थे, तो इसने औरंगजेब ने हर राय को कॉल की कि भैया सीधे पेश हो जाओ मुगल दरबार में और ये जो आदि ग्रंथ में लिखा हुआ शब्द है इसको डिफाइन करो, बचाव करो, या आप लोग क्या है इस्लाम धर्म कबूल करो। ये चीज भी चल रही थी, है ना। तो हर राय तो खुद गए नहीं, इन्होंने अपने बेटे राम राय को भेजा, समझ में आना। अब राम राय जैसे ही औरंगजेब के दरबार में गए तो बताया जाता है कि जो आदि ग्रंथ में लिखा हुआ शब्द था, समझ में आना, उन्होंने इस तरीके से तोड़ मोड़ के औरंगजेब के सामने रख दिया कि औरंगजेब को उनने प्रसन्न कर दिया कि भैया ये जो शब्द लिखा गया है इसमें आपकी प्रशंसा है और इसमें कुछ नहीं है, समझ में आना। और उन्होंने कहा कहीं ना कहीं इस्लामिक जो धर्म था उसकी ओर झुकाव हल्का फुल्का हो गया राम राय को। इस सब का पता चला जब हर राय को, तो हर राय ने अनाउंस कर दिया कि मेरा अगला जो बेटा है राम राय, वो सिखों का अगला गुरु नहीं बनेगा, समझ में आना, सिखों का अगला गुरु नहीं बनेगा। ये खबर राम राय के कान तक पहुंची, समझ में आना। तो उन्होंने औरंगजेब से डील कर ली, भाई साहब मैं जो हूं आपका क्या करूंगा, एक प्रकार से अनुयायी हूं और आपको फॉलो करूंगा। अब तो पिताजी ने भी सिखों का अगला गुरु बनने से मना कर दिया है, आप मेरे लिए कुछ ऐसा करो जिससे क्या हो कि मेरा भी जीवन यापन हो जाए और मुझे भी एक गुरु का दर्जा मिले। तो इसी बीच बताया जाता है कि राम राय ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की, समझेगा, ठीक है, उदासी संप्रदाय की स्थापना की। और इस टाइम पे बताते हैं कि जो ये पूरी कंडीशन चल रही थी, तो इस टाइम पे उत्तराखंड में पवार वंश का शासक चल रहा था और इस टाइम पे शासक थे फतेह शाह, समझेगा, ठीक है, शासन चल रहा था और इस टाइम पे उत्तराखंड के जो शासक थे वो थे फतेह शाह। अब इस टाइम पे बताया जाता है कि इसी के ऑर्डर पे जो है, औरंगजेब के ऑर्डर पे ही फतेह शाह काम करता था। तो औरंगजेब ने फरमान दिया किसको, फतेह शाह को, कि भैया हमारा एक गुरु है राम राय, जो उदासी पंथ की जिसने स्थापना की है, जिसको मतलब डेरा चाहिए, समझ में आ रहा ना, डेरा चाहिए आपके यहाँ जो है स्टैंड करने के लिए। बताया जाता है कि जब गुरु राम राय स्टार्टिंग में आए थे और फतेह शाह ने 3 गांव इनको दिए थे, तो स्टार्टिंग में कालसी वाले एरिया में गए थे, याद रखिएगा, स्टार्टिंग में कालसी वाले एरिया में गए थे। बाद में इन्हें जब खुड़बुड़ा, समझ में आना, बाद में खुड़बुड़ा हो गया और राजपुर हो गया और एक और गांव था। ये जब 3 गांव दान में मिले, तो बाद में जब इनको जो हमारा कौन सा है खुड़बुड़ा वाला गांव जो है दान में मिला, तो बाद में एक कालसी के बाद खुड़बुड़ा आ गए। खुड़बुड़ा मोहल्ला आपने सुना होगा, यहां आ गए, ठीक है, खुड़बुड़ा आ गए। और खुड़बुड़ा आए तो यहाँ पे गुरु का इसको डेरा कहा जाने लगा, समझेगा पूरी कहानी, डेरा कहा जाने लगा। धीरे धीरे यही डेरा देहरा में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे क्या, यही डेरा देहरा में कन्वर्ट हो गया और डेरा से देहरा बना और देहरा से दून बन गया। तो ये 3 तथ्य है इसको देहरादून कहे जाने के पीछे, 3 फैक्ट जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 1676 में इनका आगमन हुआ। किसी किताब में 1699 लिखा है, किसी किताबों में 1699 लिखा है, लेकिन 1676 में जो है गुरु राम राय का आगमन हुआ देहरादून में। और फतेह शाह ने इनको 3 गांव दिए, जिनमें खुड़बुड़ा और
राजपुर इंपोर्टेंट थे। पहले इनको कालसी नदी के किनारे बैठाया, वहां पे एक जगह थी। उसके बाद इन्हें खुड़बुड़ा मोहल्ला में लाया गया। और आपको पता होगा खुड़बुड़ा मोहल्ला में इन्होंने बाद में एक गुरुद्वारा की नींव रखी, जिसकी नींव रखी 1699 में। 1699 में इन्होंने खुड़बुड़ा मोहल्ले में एक गुरुद्वारे की नींव रखी जो मुगल शैली का था। हालांकि कंप्लीट बाद में करवाया है ना, लेकिन 1699 में राम राय ने यहीं पे, समझ में ना, खुड़बुड़ा मोहल्ला में उदासी संप्रदाय के एक गुरुद्वारे की नींव रखी जो मुगल शैली का बना हुआ था। ये सब उनसे ही जुड़ा है, खुड़बुड़ा मोहल्ले के आसपास में ही ये है। आई बात समझ में? तो ये 3 तथ्य आपके हैं जिसके हिसाब से इसका नाम देहरादून कहा जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आगे आपको ले चलता हूं, ठीक है? सॉरी। अब यहां पे आपने मोहन पास दर्रा सुना होगा, मोहन पास दर्रा सुना होगा देहरादून में, मोहन पास दर्रा। एक तिमली दर्रा भी सुना होगा। 2 दर्रे हैं यहाँ पे, मोहन पास दर्रा और तिमली दर्रा। बच्चों ये जो मोहन पास दर्रा है इसलिए बता रहा हूं, बताते हैं कि प्राचीन काल में शिव जो है सती को, समझ में आना, शिव जो है सती को कंधे पे घुमाने ले गए थे पूरा हिमालय। जब ये इस मोहन पास से होते हुए ऊपर को जा रहे थे चक्राता की ओर, तो बताते हैं कि यहाँ पे सती की आंख गिर गई थी इस मोहन पास के जंगल के आसपास में। और जो आंख गिरी थी तो उसमें बाद में क्या किया, साकंबरी देवी का मंदिर बनाया गया। किसका? साकंबरी देवी का मंदिर। तो याद रखिएगा, साकंबरी देवी जो मंदिर है देहरादून में है, मोहन पास दर्रे के आसपास में है। और इसके पीछे रीजन क्या है इस मंदिर के बनने के पहले, कि शिव जो है सती को हिमालय की यात्रा करवा रहे थे जिस टाइम पे, तो सती की एक आंख यहाँ पे गिर गई थी। तो इसी के आधार पे यहाँ पे उनके उसको मतलब उस चीज को मद्देनजर रखते हुए साकंबरी देवी मंदिर बनाया गया। आई बात समझ में? अब देखिएगा बच्चों, महाभारत काल की बात बताते हैं। महाभारत काल की बात बताते हैं। यहां पे बैराटगढ़ है, बैराटगढ़ पूछेगा, देहरादून में है, याद रखिएगा, इसके पीछे फैक्ट बता रहा हूं। तो महाभारत काल में बैराटगढ़ जो है राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी, है ना? राजा विराट की राजधानी हुआ करती थी बैराटगढ़। कब? महाभारत काल में। तो बताते हैं कि इस टाइम पे जो पांडव थे, ठीक है, मतलब अज्ञातवास के दौरान अलग वेशभूषा बनाकर ये जहां के राजा विराट के यहाँ बैराटगढ़ में कुछ दिनों रुके हुए थे। ये इसके पीछे रीजन है। तो बैराटगढ़ का संबंध महाभारत काल से है। जब क्या हुआ था, जब पांडव दर दर भटक रहे थे तो इन्होंने वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ कुछ दिन बताते हैं कि व्यतीत किए थे। समझ में आना? तो बैराटगढ़ का ये रहा। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, बालखिया, शोभन या सुषमा नदी। बालखिलिया, शोभन, सुसवा नदी। सॉरी, ठीक है, हालांकि इसको इसकी सहायक मानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इसको बालखियाई नदी बोला जाता था। इसके उद्गम के पीछे देखिएगा बड़ा इंपोर्टेंट जो है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक बार बताते हैं कि ऋषि जो यहाँ इस एरिया में थे, उनके यहाँ कुछ फंक्शन था, त्योहार था, तो उन्होंने सभी देवताओं को इनविटेशन दिया। मतलब क्या दिया? सभी देवताओं को लगभग मतलब निमंत्रण दिया अपने यहाँ आने में, जो इनके यहाँ त्योहार था। तो इसी बीच वर्षा के देवता आपने सुना होगा, पुरु इन्हें बोला जाता है। 250 बार इनका उल्लेख है ऋग्वेद में, आपने देखा होगा। इंद्र देवता सबसे ज्यादा इनका उल्लेख है। वर्षा के देवता बोला जाता है पुरु, ठीक है। मतलब ऋग्वैदिक काल में बहुत मानते थे, इनके बारे में कई फैक्ट पूछे जाते हैं। तो ये भी आए होने शामिल। तो जो बालखिया वाला एरिया है, इस एरिया में बताते हैं कि 60,000 बौने ब्राह्मण थे, 60,000। तो ये गाय के बनाए हुए एक खुर में पानी भरने से क्या हो गया था, उसको पार नहीं कर पाए। मतलब समझ में आना, इतने छोटे थे, उसको पार नहीं कर पाए। और बताते कि इसी बीच इंद्र उन्हें देख रहे थे और बिल्कुल हंस रहे थे, मतलब एक प्रकार से खिल्ली उड़ा रहे थे उनकी। तो बताते हैं कि उन ब्राह्मणों को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उनके गुस्से से लाल पीला होकर जो पसीना निकला उनके शरीर से, वही नदियां बाद में बालखिया या शोभन या सुसवा नदी कहलाई। उनके जो पसीने से बना
जो नदी है वही वर्तमान में बाल्किया, सोवन या सुसवा नदी है। हालांकि बाल्किया नदी सुसवा की सहायक मानी जाती है, लेकिन बात एक ही है, प्राचीन काल में ये इसी को माना जाता है। सोवन नदी सुसवा नदी को ही बोला जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान में आपने देखा होगा ये सुसवा नदी जो है क्लेमेंट टाउन, जो फादर एटली ने बसाया था, अभी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। देहरादून तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे जाएगा मेरे यहाँ जिला सीरीज, उसकी टेंशन ना ले। तो बाद में आपने देखा होगा यही सुसवा नदी क्या है, क्लेमेंट टाउन से होते हुए शहर से बाहर हो जाती है। समझ में आया ना? तो इसके पीछे का तथ्य ये रहा। आगे देखिएगा, आगे में आपको फिर फैक्ट बताते, फिर इसके पीछे के तथ्य बताते। काफी इंपॉर्टेंट जिला सीरीज है। ठीक है, तो आगे देखिएगा आगे क्या हुआ। अब यहां के कुछ इंपोर्टेंट लेते हैं। अब देखिएगा देहरादून में जो है कालसी शिलालेख, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट देख रहे हैं अभी हम देहरादून के बारे में, ठीक है। कालसी शिलालेख, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो कालसी शिलालेख है वो यमुना वो अमलावा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक हो गया, ठीक है। जो कालसी वाला एरिया है इसे दो नामों से जाना जाता है। कालसी वाले एरिया को दो नामों से जाना जाता है। पहले इसे कालकूट बोला जाता था और दूसरे इसे चित्रसाला बोला जाता है। चित्रसाला बोला जाता है, यहाँ के लोकल लोग इसे चित्रसाला बोलते हैं। और प्राचीन काल में इसे कालकूट बोला जाता है और यमुना और अमलावा नदी पे ये स्थित है। बताते हैं कि प्राचीन काल में जो एमपी वाला एरिया था वहां से ये हिमालय की ओर व्यापार करने का एक केंद्र हुआ करता था। यहाँ के बाद तो हिमालय लग जाता था, तो हिमालय की ओर व्यापार करने के लिए एमपी साइड के जो व्यापारी थे ये एक केंद्र हुआ करता था। समझ में आना, बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। 257 ईस्वी पूर्व की बात है, ईस्वी पूर्व की बात है। तत्कालीन समय में भारत में मौर्य सम्राट यानी कि मौर्य राजा चल रहे थे और इस टाइम पे शासनकाल चल रहा था, आपको पता है, महान शासक अशोक का। तो अशोक ने इसी बीच में 257 ईस्वी पूर्व में उसने देखा होगा कि उसने शिलालेख स्थापित किए हैं 14। तो इसने क्या किया, यहां पे एक शिलालेख स्थापित किया। वो शिलालेख इंडिकेट करता था कि अशोक ने अपने शासनकाल में पशुओं और मानवों की चिकित्सा हेतु इस क्षेत्र में भी प्रयास किए। ये जो शिलालेख है ना कालसी का, आपसे यार कल के दिन में मेंस में पूछे जाए या यूके पूछ दे क्या इंडिकेट करती है मेन, तो आप बोलोगे कि सर अशोक के शासनकाल में अशोक ने जो अपने शिलालेख बनाता गया, जैसे पशु बलि 13वें में है ना, उसी प्रकार से उसका शिलालेख था जिसमें उसने अंकित किया था कि पशुओं और मानवों की चिकित्सा के लिए उसने क्या किया है, प्रावधान किए हैं। तो जो कालसी शिलालेख है वो ये इंडिकेट करता है कि अशोक ने उस टाइम पे इस क्षेत्र में भी पशुओं और मानवों की चिकित्सा के लिए क्या किया था, प्रयास किया था। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। दो चीज है, जो कालसी शिलालेख है बच्चों, बहुत सारे लोग इसे पाली भाषा कहते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि अशोक ने अपने शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे हैं, ये आपको भी पता होगा। हालांकि पाली वो बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, बौद्ध धर्म की पाली भाषा है, लेकिन उसने जो है पाली भाषा में लिखा है, ये वाला प्राकृत भाषा में लिखा है। और लिपि कौन सी है, वही ब्राह्मी लिपि है। इसको लेके काफी आप लोग लड़ते रहते हो, ठीक है, ब्राह्मी लिपि है, लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसने इस शिलालेख में यहां के लोगों को तत्कालीन टाइम पे पुलिंद कहा है, पुलिंद कहा है यहां के लोगों को, ठीक है, तत्कालीन टाइम पे लिख लीजिएगा पुलिंद कहा है। और इस क्षेत्र को लिखेगा अपरांत कहा है, इस क्षेत्र को अपरांत कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक ने जो कालसी शिलालेख स्थापित किया उसमें उत्तराखंड को या उस वाले एरिया को किस नाम से इंडिकेट किया है, अपरांत। क्वेश्चन आ सकता है जब उसने कालसी शिलालेख स्थापित किया
तो उसने उसके आसपास के लोगों को क्या कहा, पुलिंद। समझ में आया ना, पुलिंद कहा उसने, याद रखेगा। अब देखिएगा बच्चों क्या है, इस शिलालेख में इसने एक हाथी जो है वो भी अंकित किया है। मैं आपको बता रहा हूं, हाथी अंकित किया है जिसमें हाथरस लिखा गया है, जिसमें हाथरस लिखा गया है, जिसके मतलब नीचे कोने में हाथरस लिखा गया है, जिसका मतलब है श्रेष्ठ हाथी। समझ में आया ना, हाथी अंकित किया है इसने इस शिलालेख में, और जिसमें हाथरस लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि श्रेष्ठ हाथी। आगे मैं बताता हूं आपको। 1860 में इसकी खोज लिखेगा, इस कालसी शिलालेख की खोज जो है 1860 में जॉन फॉरेस्टर द्वारा की गई थी। 1860 में इस शिलालेख की खोज लिखेगा जॉन फॉरेस्टर द्वारा की गई थी, जॉन फॉरेस्टर द्वारा की गई थी। और जिस टाइम पे अशोक ने यहाँ पे ये शिलालेख बनाया, इस टाइम पे जो कालसी थी, आपको पता होगा ये कालकूट थी, ठीक है, इसका प्राचीन नाम कालकूट था। और ये उस टाइम पे क्या हुआ करती थी, जो कुलिंद नरेश थे उत्तराखंड में, क्या थे, कुलिंद नरेश। समझ में आया ना, उस टाइम पे जो कुलिंद नरेश थे उत्तराखंड में, उनकी भी राजधानी हुआ करती थी। ये बात समझो, उनकी भी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। ये आपका क्या है, कुलिंद शासक, कुलिंद नरेश के उसमें भी था, ठीक है। अब देखिएगा आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं लाखामंडल शिलालेख में, लाखामंडल में चलते हैं, ठीक है, लाखामंडल में चलते हैं और लाखामंडल के शिलालेख में चलते हैं। आपने सिर्फ सुना होगा कि लाखामंडल का जो शिलालेख या अभिलेख है वो राजकुमारी ईश्वरा से है, लेकिन नहीं, राजकुमारी ईश्वरा के साथ साथ ये छांगदे लिखेगा, एक वंश था, छठी पंचम शताब्दी के आसपास में था, यमुना के आसपास में। छांगलेज राजवंश लिखेगा 5वीं शताब्दी में, छांगलेज राजवंश, छांगलेज राजवंश। लाखामंडल बहुत बड़ी जगह है, वहां पे ये मत कहना कि लाखामंडल शिलालेख। तो कालसी कितनी बड़ी जगह है, समझा रहा हूं मैं आपको। कालसी बहुत बड़ी जगह है ना, जैसे आपका गांव है बहुत बड़ी जगह है। आपके गांव में आपने देखा होगा, जैसे मल्ला गांव तल्ला गांव होता है, मल्ला गांव में एक रास्ता है तो तल्ला गांव में ये थोड़ी कि नहीं होगा, वहां भी तो होगा। एक गांव में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो वही है, लाखामंडल एक जगह है तो वहां पे बहुत सारे शिलालेख मिल सकते हैं। मूर्तियों का भंडार गृह कहते हैं यहाँ तो बहुत सारा इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे यही मत अपने दिमाग में फैलाना कि राजकुमारी ईश्वरा का ही वो मिला है, उसके अलावा छांगलेज राजवंश का भी मिला है, जिसके अनुसार लिखेगा इनका पहला राजा जयदेव और अंतिम जो था अजेश्वर, अंतिम जो राजा था अजेश्वर था। ये तो पूछा भी है क्वेश्चन मैंने, एक मिनट, जयदास, सॉरी जयदेव नहीं, जयदास, जयदेव मत लिखिएगा, जयदास। तो इस लाखामंडल का जो शिलालेख है, इससे ये भी हमें पता चलता है कि जो छांगले राजवंश है, ठीक है, इसका पहला राजा जयदास था और अंतिम जो है अजेश्वर था। तो इस वाले एरिया में, ठीक है, 5वीं शताब्दी लिखेगा, 5वीं शताब्दी के आसपास में उत्तराखंड में इस वाले एरिया में छांगलेस राजवंश का जो था, मतलब क्या था, आधिपत्य था। तो हमें अब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो छांगलेस राजवंश पढ़ने की भी जरूरत है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा लाखामंडल का राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख, अब लिख लीजिएगा लाखामंडल का राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। ये अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। अब इसका जो अभिलेख मिला है, तो इससे क्या मिला है कि यहाँ पे 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच में, 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच में यादवों का, ये यादव की वंशजते थी, यादवों का आधिपत्य था, लिखते रहे, यादवों का आधिपत्य था। और यहां पे इस यादव वंश का संस्थापक सीओ वर्मन था, लिखेगा सीओ वर्मन, सीओ वर्मन था। और इस सीओ वर्मन की 11 पीढ़ियां हुई, लिखेगा सीओ वर्मन की 11 पीढ़ियां हुई, ठीक है, लिख लीजिएगा, सब फैक्ट लिख लीजिएगा।
और इस 11वीं पीढ़ी का अंतिम शासक था, लिखेगा भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन, ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। राजकुमारी ईश्वरा का जो लाखामंडल का अभिलेख है ये 6वीं से 8वीं शताब्दी का है, और यहां से हमें मालूम होता है कि यहाँ पे यादवों ने जो है क्या किया था, आधिपत्य किया था 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में। अब ये जो यहाँ पे लाखामंडल में जो यादव वंश की नींव रखी वो रखी सीओ वर्मन ने, समझ में आ रहा है। तो सीओ वर्मन जो था इसकी 11 पीढ़ियां हुआ करती थी, और उन्हीं 11 पीढ़ियों का अंतिम राजा था भास्कर वर्मन, और इसी भास्कर वर्मन की बेटी थी राजकुमारी ईश्वरा। इसकी शादी होती है, ठीक है, इसकी शादी होती है जालंधर में, होता है चंद्रगुप्त से, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं जालंधर के चंद्रगुप्त से। तो बताया जाता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है हाथी पे चलते चलते हो गई थी, तो इस कारण से राजकुमारी ईश्वरा ने इसकी याद में यहाँ पे एक शिव मंदिर भी बनाया था, एक शिव मंदिर भी बनाया था, जो उत्तराखंड शैली का आप लोग बोलते हो ना शिव मंदिर, जिसमें पानी टपकता रहता है और अपना प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो शायद में भी कई किताबों में लिखा है कि वो वाला है, लेकिन बहुत सारी किताबों में वो नहीं है, वो अलग है, वो अलग है करके, उसको न समझे, वो अलग है करके, ठीक है। तो इसने अपने पति चंद्रगुप्त की याद में यहीं पे एक शिव मंदिर भी बनाया, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब में दिखाई देता है। तो लाखामंडल ईश्वरी का अभिलेख में इतनी बातें जो है मैंने आपको बता दी है, कुछ एक्स्ट्रा बातें ऐड कर दी है। सीओ वर्मन इस पीढ़ी का जो था संस्थापक था, इसने यहाँ पे यादवों की क्या की थी, नींव रखी थी। 11 पीढ़ी हुई, भास्कर वर्मन इसका पिता था, और इसकी शादी जो है चंद्रगुप्त से हुई, वो हाथी से गिर के मर गया, तो उसके यादों में इसने यहाँ पे शिव मंदिर बनाया था, लिख लीजिएगा, समझ में आया ना? ठीक, एक एक करके चलते हैं। हाँ ठीक है। अब देखिएगा आगे चल के क्या हुआ। 1398 में यहीं पे जो मोहन पास दर्रा है, ठीक है, मोहन पास दर्रा है, यहीं से होते हुए आपने देखा हुआ कि तैमूर लंग यमुना घाटी में आया। तैमूर लंग क्या हुआ, यमुना घाटी में आया। समझ में आना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1398 में मोहन पास दर्रा पास करते हुए तैमूर लंग जो है वो क्या हुआ, इस यमुना घाटी में आया। आगे चलते, आगे चल के अब देखिएगा हम करते हैं सुदर्शन शाह की बात, इंपॉर्टेंट है, इसने कैप्टन हेयरसी से क्या किया था आगे चल के, ठीक है। सुदर्शन शाह के टाइम पे क्या हुआ आपको पता है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद जो गोरखे थे, ठीक है, खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद मैं आपको बता देता हूं, खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद गोरखे जो थे वो गढ़वाल में भी उनका शासन हो गया, और कुमाऊं में तो 1790 में ऑलरेडी में हो ही गया था। समझ में आना। अब क्या था, सुदर्शन शाह भी निष्कासित कर दिया, तो जबकि सुदर्शन शाह को शासक बनना था इस एरिया का, इस पूरे क्षेत्र का। वो तो बाद में टेरी रियासत अलग बनाई, लेकिन उससे पहले तो टेरी रियासत कहाँ थी, पवार वंशी चल रहा था, जिसमें क्या देहरादून भी इनके अंडर में था। जो प्रद्युमन शाह मरे थे, समझ में आना, तो वो कहाँ पे मरे थे बताओ, खुड़बुड़ा के युद्ध में, खुड़बुड़ा में मरे थे ना, देहरादून में। तो देहरादून एक समृद्ध क्षेत्र हो गया था इस टाइम पे, और ये लोग चाहते थे कि यहाँ पे हम राज करें। समझ में आना। तो इस टाइम पे याद रखेगा अंग्रेजों ने इसके साथ डील नहीं कर रखी है, और इस टाइम पे टेरी रियासत या जो अलकनंदा नदी है वो सीमा रेखा नहीं हुई है अभी भी, ठीक है। तो होता क्या है, सुदर्शन शाह लगभग क्या कहते हैं 11 साल का निर्वासित जीवन जीता है। हुमायूं समझ लो इसको, ठीक है, निर्वासित जीवन जीता है, क्योंकि गोरखाओं ने यहाँ पे कब्जा किया है। अब 1811 के आसपास में ये जब बरेली जाता है, समझेगा 1811 के आसपास में ये बरेली जाता है, तो यहाँ पे इसको एक अंग्रेज कैप्टन हेयरसी मिलता है। कौन मिलता है, कैप्टन हेयरसी मिलता है। समझ में आया ना, कैप्टन हेयरसी, इसको यहाँ पे एक अंग्रेज मिलता है बरेली में। तो ठीक है, दोनों मिले, तो हेयरसी का भी इंटरेस्ट आता है सुदर्शन शाह में। तो सुदर्शन शाह कैप्टन हेयरसी को वो सनद दिखाता है जिसमें औरंगजेब ने, समझ में आना, इसके पूर्वजों को यहाँ इस एरिया का शासक जो है बताया गया है। तो वो बोलता है कैप्टन हेयरसी से कि भाई साहब ये गोरखे तो पता नहीं कहां से आ गए,
वो तो मेरे पास मजबूरी है, सैनिक नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आप प्लीज मेरी मदद करें, क्योंकि मैं आपको औरंगजेब द्वारा दी गई सनद बताता हूं, जिसमें हमारे पूर्वजों को यहाँ का क्या बता रखा है, मेन शासक बता रखा है। इनने तो खाली कहीं से आके कब्जा कर दिया। अब क्या हुआ, ठीक है, इसने पूरी बात बताई। अब सुदर्शन शाह के पास जो है पैसा नहीं था। यार चलो ठीक है, सेना बनाऊंगा, कहां से बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, क्या नहीं करूंगा। कैप्टन हेयरसी ने कहा यार हम तुम्हारी मदद तो कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अपनी व्यक्तिगत सेना भी तो होनी चाहिए, कुछ बहुत ना, कुछ बहुत तुम्हारे पास वो होना चाहिए। तो इसी बीच में क्या हुआ, डेट पड़ती है 22 जून 1811 की इस सनद में। 22 जून 1811 की सनद में डेट पड़ती है, और इस दिन इसने 3005 रुपए में क्या किया, देहरादून और चंडी क्षेत्र को कैप्टन हेयरसी को बेच दिया 3005 रुपए में। इसे लगा यार बाद में चुका दूंगा, और बाद में चुकाने के साथ क्या हो जाएगा कि वो क्षेत्र भी मेरे अंडर में होगा। अभी मुझे पैसों की जरूरत है, तो अभी मैं पैसे इकट्ठा करता हूं और इसके माध्यम से अपने सैनिक जो है बनाता हूं। तो पूरी डील होगी। 3005 में जो सनद में डेट पड़ी है वो 22 जून 1811 की है कि इस दिन पे देहरादून बिका था चंडी क्षेत्र, किससे, सुदर्शन शाह ने कैप्टन हेयरसी को बेच दिया था। अब कैप्टन हेयरसी ने कहा, जो मेरठ संभाग के तत्कालीन जो डिप्टी गवर्नर था, उसने सुदर्शन शाह से कहा अब तो आप हमारे खेमे में आ ही गए हो, ठीक है, अब आप एक काम करो, हम कुछ दिनों बाद उधर की ओर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है, और जो गोरखा शासक है इसको हम उखाड़ेंगे। तब तक आप गढ़वाल में ये माहौल बनाओ उस साइड को कि जो गोरखे हैं, समझ में आया ना, वो जो है विध्वंसकारी है और वो बिल्कुल जनता के फेवर में नहीं है, समझ में आना, तुम्हारा राजा मैं हूं, और टोटली मिला के गोरखाओं के खिलाफ क्या करवाओ, विद्रोह करवाना शुरू कर दो गढ़वाल वाले एरिया में। सुदर्शन शाह ने एज इट इज ये बात मानते हुए देहरादून आया, और देहरादून से जितने भी इसके मतलब गट्स थे उन माध्यमों से इसने सब जगह लेटर भिजवाए, और देहरादून में खुद आके सभी जगह क्या किया, तंबू गाड़े और जो गोरखे थे उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, अब गोरखों को अंग्रेजों के साथ साथ जो गढ़वाल की जनता थी उनसे भी विद्रोह का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। अब ये विद्रोह धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब पर्सनली दुश्मनाई में बदल गई। तो अंग्रेजों ने पता क्या गेम खेला, अंग्रेजों ने कहा यार सुदर्शन शाह से हम ऐसा बोलेंगे तो वहां के लोग विद्रोह हो जाएंगे, तो उन लोगों को क्या हो जाएगा, गोरखाओं के खिलाफ नफरत हो जाएंगी, तो आसानी से हम इन लोगों को क्या करते हैं, अपनी सेना में भर्ती कर सकते हैं। तो ये उनका पूरा माइंड था। तो इस तरीके से इसने क्या किया, देहरादून क्षेत्र को कैप्टन हेयरसी को 3005 रुपए में 22 जून 1811 में बेच दिया। समझ में आना, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बाद देखिएगा आगे चल के अंग्रेजों ने क्या कर दिया। जब अंग्रेजों का शासन हुआ उसके पास तो 3005 रुपए थे नहीं, फिर इन्होंने क्या कर दिया, इसके बाद आपको पता होगा जो अलकनंदा नदी है उसके पश्चिमी वाला क्षेत्र इनको दे दिया, उत्तरकाशी, और खासकर जिसमें क्या था, टिहरी जिला था, और ये वाला गढ़वाल का अन्य क्षेत्र अपने पास रख लिए थे। अन्य क्षेत्र मतलब देहरादून, पौड़ी, चमोली वाला, ये पिथौरागढ़ वाला इस क्षेत्र ये अपने पास रख लिए, और इसको बोला टिहरी रियासत। इसको क्या बोला, टिहरी रियासत, जो उनको दी गई। अब देहरादून को इनके अंडर में आ गई ना, अब अंग्रेजों के अंडर में आ गई, तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1817 में इसे सहारनपुर संभाग में मिला दिया। सहारनपुर संभाग में मिला दिया 1817 में, ठीक है, सहारनपुर संभाग में मिला दिया। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता दूं, किसी किताब में लिख रखा है 1825 में इसे कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया, कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। और जो गोसाई की बुक है उसमें लिखा गया है कि 1826 में देहरादून को कुमाऊं, देहरादून के चंडी, देहरा व चंडी परगने को, देहरा व चंडी परगने को कुमाऊं में शामिल कर दिया गया। पता नहीं एग्जैक्ट में मैं भी नहीं कह सकता यार, मुझे 2 ही किताबों में ये फैक्ट मिले, ज्यादा में नहीं मिले हैं, ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बीएस नेगी में लिखा है कि 1825 में वो, चलो कोई नहीं, कुमाऊं कमिश्नरी है, कुमाऊं मंडल मत समझना, तो यहाँ शामिल किया गया है। और जो गुसाई की बुक है उसमें लिखा गया है कि 1826 में देहरा और चंडी परगने को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया है। समझ में आया ना, ये लिखा गया है। तो मैं ज्यादातर जो फेवर में जाऊंगा, अब यार देख लेना आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को सर्च कर लेना। अब इसमें 2 ही किताबों में ये मिला,
तो मोस्टली 1825 अन्य किताबों में भी देखा, चेक कर लेना, क्योंकि गुस्साई तो फॉलो कॉपी है। तो 1825 जो है वो मैंने एक किताब में और देखा, मैं 2 बोल रहा हूँ ना, 3 किताबों में देखा, 2 में 1825 देखा है, तो इसकी और मैं जाना चाहूंगा। ठीक है, देख लेना इसको। 1829 में इन लोगों ने क्या कर दिया, लिखेगा 1829 में इसको मेरठ संभाग में मिला दिया, लिखेगा मेरठ संभाग में मिला दिया, समझ में ना, मेरठ संभाग में मिला दिया। ठीक है, इसके बाद लिखेगा 1867 में इसे नगर पालिका बनाया, नगर पालिका बनाया, लिखेगा। इसके बाद 1871 में इसे एक अलग जिले के रूप में, एक अलग जिले के रूप में, लिखेगा अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया, 1871 में लिखेगा। (1829) में मेरठ संभाग में, 1867 में नगर पालिका, 1871 में एक अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया, लिखेगा। ठीक है, और 1875 में लिखेगा, 1975 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। और लिखना चाहो तो लिख लो, 9 दिसंबर 1998 को इसे नगर निगम का बनाया गया, नगर निगम, नगर निगम में बनाया गया। सॉरी, ठीक है, डेटे बता रहा हूं। 1871 में इसे अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया, 1877 में नगर पालिका, 1829 में मेरठ संभाग में, 9 दिसंबर 1898 में इसे नगर निगम, और 1975 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। लिख लीजिएगा। इसकी भौगोलिक सीमा देखेगा, वर्तमान में भौगोलिक सीमा देखेगा, ठीक है, भौगोलिक विस्तार देखेगा। देहरादून देखेगा वर्तमान में 4 जिलों से लगा हुआ है, ठीक है, यहां से लगा हुआ है इस वाले एरिया से, उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी से, इस वाले एरिया से लगा है हरिद्वार से, इस वाले एरिया से लगा है, लिखेगा टिहरी से, और इस वाले एरिया से लगा है पौड़ी से। तो ये जो है 4 जिलों से सीमा बनाता है, उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी। इसके अलावा इसके 2 राज्यों से सीमा बनाता है, लिखेगा सहारनपुर से, तो ये यूपी से, सहारनपुर वाले एरिया से यूपी से, और सिरमौर जो है, ठीक है, कहाँ का, एचपी का, सिरमौर वाले से, एचपी से सीमा बनाता है, लिख लीजिएगा। सिरमौर वाले से क्या करता है, एचपी से सीमा बनाता है, और सहारनपुर वाले से यूपी से सीमा बनाता है। उत्तरकाशी, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी से ये भौगोलिक सीमा बनाता है। तो बाकी देखिएगा, हम लोग कल करेंगे इसको कंटिन्यू, आगे इसके जो प्लेसेस हैं, जो मेन चीज है, कल करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होनी है, देहरादून की कल आएगी क्लास, ठीक है। तो इतना आप करिएगा, और ये ठीक है, आपका कंटेंट काफी काम आएगा आप लोगों के। तो देहरादून हो सकता है 5-6 पार्ट आए, तो देहरादून में 5-6 पार्ट जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चन जो है बनते हैं, आपने देखा होगा। और अपनी तैयारी करें, अपने आप को मजबूत करें, ठीक है। मैंने आपसे कह रखा है कि होली में क्लास आएगी, और होली उनके लिए है जो ऑलरेडी जॉब में है या जिनका अच्छा चल रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना है और अपनी मेहनत करनी है, और जिस दिन सफलता मिलेगी उसी दिन हमें क्या करना है, सेलिब्रेट करना। मतलब सेलिब्रेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार मन भी तो नहीं करता है। आज सुबह से जितने भी लड़कियों का फोन आ रहा है पीसीएस पेपर को लेके या अन्य किसी भी पेपर को लेके, तो वही है कि सर कैद खाने में कैद है, न तो कुछ मतलब है, न कुछ है, पता भी नहीं चल रहा होली है नहीं है। तो इस लेवल पे भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, तो सोचो वो कौन सा लेवल होगा। मैं आपको बढ़ा दूं, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ये करो वो करो, यार इस वाली एज में आपको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उसके लिए भी आप सर्च कर रहे हो कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। फिर तो बेवकूफ़ी है भैया, फिर आए क्यों हो। आपका मतलब इस कंपटीशन के, इस प्रतियोगिता परीक्षा में उतरने का मकसद ही क्या है। एक मकसद, एक रणनीति भी तो होनी चाहिए ना, समझ में आया ना। मकसद और रणनीति नहीं है तो सब फेल है, समझिएगा, चलेगा।
एंजॉय करें अपनी पढ़ाई को, अपने सेशन को एंजॉय करें, अपने स्ट्रगल टाइम को, और अपने आप को निखारने की कोशिश करें, अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखारें, ठीक है। और अपने आप को जो है दूसरों से बेहतर, मतलब कंपटीशन में जो आपके प्रतियोगी है उनसे बेहतर आगे निकालने की भरसक प्रयास करें, दिन रात मेहनत करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आगामी परीक्षाओं में जो है जरूर सिलेक्शन होगा। और जिस तरीके से देहरादून जिला सीरीज का पहला कंटेंट है, इससे भयानक कंटेंट आने वाले दिनों में आएगा। इसके जो 5 पार्ट होंगे, टेंशन न लें, ठीक है। इसका जो दूसरा और तीसरा पार्ट होगा उसमें तो बिल्कुल ऐसे लेवल का कंटेंट होगा जो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे जल्दी ही निपटाना चाहता हूँ, ठीक है। जिससे आपका क्या हो जाएगा, देहरादून की सारी चीजें, जितने भी आयोग है, जो भी चीजें हैं वो कंफर्म हो जाएगी। तो इस जिला सीरीज का पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट का वेट करें, तीसरे लगातार दूंगा मैं, ठीक है। तो इसी के साथ एक बार फिर से आप लोगों को होली की बधाई, और अपनी तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को देखें, ठीक है। तो इसी के साथ ठीक है।